हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के माध्यम से आपके बीच में नए मेहमान आए हैं। आप छात्र नेता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा का एक टिकट है आप त्याग चुके हैं और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, हुडको से आमंत्रित प्रवक्ता रहे हैं, विश्व आयुर्वेदिक परिषद के सलाहकार रहे हैं और आप नेत्रदान, देहदान, संकल्पित रक्तदान, वृक्षारोपण जैसे सामाजिक कार्य करते रहे हैं। आप हैं डॉक्टर अरविंद कुमार त्यागी नालायक। जी हाँ, आपके बीच में एक नालायक फिर से प्रस्तुत है। डॉक्टर अरविंद कुमार त्यागी नालायक जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। हम डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, जैसा कि ट्रू मीडिया की परंपरा है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम बहुत खूबसूरत है, डॉक्टर अरविंद कुमार त्यागी, लेकिन साथ में आपने एक नाम लगाया हुआ जिसका नाम है नालायक। उस उपनाम का नाम कैसे रखा गया, उस विषय में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए प्रजापति जी, जो नाम है वो तो माँ बाप का दिया हुआ है जी, पर जब मन ये करता है कि कुछ अलग सा किया जाए जी, तब उपनाम रखने की आवश्यकता इंसान को लगती है। जी जी। और ये उपनाम भी कुछ ऐसे ही नहीं लगे। एक हमारे शिक्षक थे, वो जो हमें पढ़ाया करते थे 7वीं 8वीं 9वीं में जी, और मैं शुरू से ही कोकुलर एक्टिविटीज़ में रहता था। तो जब वो क्लास में आते तो ये कहा करते थे, नालायक बैठ के कुछ पढ़ भी लिया कर, सारे दिन नाच गाने में लगा रहता। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में वो घर कर गया। नालायक शब्द गुरु ने जो नालायक शब्द दिया है जी, उसको साकार करना चाहिए। क्या आज भी वो गुरु मेरे 75 साल के करीब के हो गए हैं जी जी, परंतु आज भी उनसे संपर्क है। पर आज वो गौरवान्वित होते हैं कि जब मैं देखता हूँ कि उस उपनाम को सार्थक करने की तरफ उस उपनाम को भी जीवित रखा हुआ है आपने। क्या बात है, क्या बात। और मैं मतलब पूरी तरह से उन्हीं गुरु को, उनका नाम है श्री आनंद सिंह जी जी, तो उन्हीं को ये नाम समर्पित है। क्या बात है, क्या बात है। कभी इस नालायक शब्द से कभी आपको गिलानी महसूस तो नहीं हुई? सम्मान महसूस होता है, कोई इस तरह का नाम रखता नहीं है। आप भी देखिए, आप भी साहित्य के क्षेत्र में इतने जगह जाते हैं, सब जगह जी जाते जी हैं। जी जी, तो जहाँ भी कहीं अपनी एंट्री होती है तो सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, बात करते हैं, नालायक कहते हैं, तो गौरव महसूस होता है। लेकिन नालायक शब्द की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी सकारात्मक नहीं दिखती है। वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है। हाँ। जरूरी नहीं है कि सकारात्मक रह के ही सकारात्मक रहा जाए। जी जी, नकारात्मकता में से भी सकारात्मक का ढूंढ वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात। तो अगर आपका काम इस तरीके का हो हाँ कि भाई कहने को तो आप नालायक कहलाएं पर काम ऐसे कर दें कि दूसरे जो लायक कह दें जी, इसमें क्या? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे आपने नालायक शब्द की परिभाषा हमारे दर्शकों को बताई। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या था जिसने आपको धरती, जल और कन्या संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर काम करने के लिए प्रेरित किया? बात 1986 की है, जब मैं कॉलेज में गया जी, तो कॉलेज से एक टूर जा रहा था नीलकंठ जी, तो मैं माता जी के पास गया। माता जी से कहा, मैंने कहा माता जी ऐसे ऐसे जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि पिताजी शिक्षक थे। तो वो शाम की शिफ्ट होती थी यहाँ पे दिल्ली के एमसीडी में जी, हेड मास्टर थे वो। जी जी, तो जी, माता जी से निवेदन किया, माता जी ऐसे ऐसे टूर जा रहा है कि पिताजी से पूछ के बताऊंगी जी, पर ठीक है, वह बात तो ये तय है, पर तेरे को एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा जी बताओ क्या काम है? जी जी, कि भाई काली कमली वाले का आश्रम है हाँ। वहाँ जाके तेरे को 2 आम के पेड़ लगा के। वाह, क्या बात है, क्या तो बात। मैंने कहा, मैं तो गदगद हो गया। मैंने कहा भाई मेरे को काम मिल गया और जाने की परमिशन मिल गई। अगर माँ ने ये कह दिया है कि जाके 2 पेड़ लगा के आने हैं तो इसका मतलब परमिशन, आधा काम तो हो गया। बिल्कुल, बाकी का काम है माता अपने आप तैयार कर लेगी पिताजी। तो वहां से हम लोग गए जी। और काली कमली का आश्रम पहले हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में पड़ता है जी। मोतीचूर का जो रेलवे स्टेशन है उसके बाद थोड़ा जी सा जी जी जी, वहाँ पे जाके गए जी हम लोग। मतलब जो 4-5 साथी थे वो जाके गए, वहाँ पे पेड़ लगा के आए। और आप यकीन मानना प्रजापति जी कि जब तकरीबन 15 या 17 साल के बाद मैं जब दोबारा गया और जब उन पेड़ों को बड़ा हुआ देखा मैंने, तो जो आनंद जो उस वक्त मिला वो अवर्चनीय है, उसको मतलब बयान नहीं कर सकता। वाकई वाकई वाकई। तो तब से ही फिर ये लगा कि जब कॉलेज में इस तरह के ड्राइव चलाए तो सारे लोगों को लग के पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। जी जी। फिर 1990 में जो हमारा संगठन है गंतव्य संस्था जी जी जी, उसका निर्माण किया और उसमें
जो है आगे चलना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की। जैसा कि आपने वृक्षारोपण की बात की और आपने बताया कि 1990 से ये सिलसिला शुरू हुआ, और ऐसा सूत्रों से हमें पता लगा है कि आपने 7 लाख से अधिक वृक्षारोपणों किए और ये एक उपलब्धि के रूप में माना जाता है। बावजूद इसके दिल्ली एनसीआर में वो स्वच्छता नहीं देखी जाती, ऐसा क्यों? कारण सबसे बड़ा ये रहा कि सरकार हर वर्ष करोड़ों पेड़ लगाती है जी, परंतु उसका देखभाल और संभाल नहीं है जी। तो करोड़ों में से करोड़ों ही मर जाते हैं, बचता कुछ भी नहीं है। ओहो। हमारे साथ भी यही हुआ कि हमने हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तराखंड में पेड़ लगाए, परंतु उनके जो बचने की जो दर थी वो बहुत कम थी। आप ये मानिए कि 5% भी अगर पेड़ बच गए तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वाह। तो शुरू में तो जब पेड़ लगाते तो ऐसे ही लगाए, 5,000 लगाए, 10,000 लगा दिए जी, और फिर बाद में जाके उसका कभी हिसाब किताब नहीं लिया, देखा नहीं भाई कौन संभाल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो बहुत सारे पेड़ मर जाते थे। सिर्फ वही पेड़ जिंदा रहे जहाँ पे लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में लगाए, अपने स्कूल के अंदर लगाए, या जो उनके खेत में लगे और वो वहाँ पे देखभाल उन्होंने की, वहाँ के पेड़ बचे। तो फिर धीरे धीरे काम तो करना था। एक तो ललक थी कि हाँ भाई पर्यावरण बचाने के लिए काम करना। तो फिर जाके ये हुआ कि भाई अब आगे से ऐसी जगह पे ही पेड़ लगाएंगे जहाँ पे पेड़ को संभालने वाले होंगे। क्या बात है। बहुत सारे स्कूलों में हम लोगों ने बच्चों की ड्यूटी लगाई कि जैसे 100 पेड़ वहाँ पे लगाए तो 100 बच्चों की ड्यूटी लगाई कि भाई वो उन पे रोज पानी देने का काम करेंगे, समय पे खाद देने का काम करेंगे, और जो बच्चा अच्छा काम करेगा उसको सर्टिफिकेट और पुरस्कार देने का काम। क्या बात है, क्या। और जब से हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की तब से आप ये मानिए कि कम से कम भी नहीं तो 75% पेड़ जो है बचने शुरू हो गए। वाह। जहाँ पहले हम ये मानते थे कि 5 पेड़ बच जाए तो गनीमत है, परंतु जब से हम लोगों ने स्कूलों में, कॉलेजों में या ट्रस्ट की जगहों में पेड़ लगाने शुरू किए और लोगों को जिम्मेदारियां, बच्चों को जिम्मेदारियां देनी शुरू की, तब से इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ गई। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने बताया कि आप 10% से 75% वृक्षों की उम्र बढ़ा रहे हैं, उन्हें जीवित रख रहे हैं। क्या 100% करने के लिए भी कोई ऐसा प्रयोग किया जा सकता है कि हम पेड़ों को अपने माताजी, पिताजी, अपने बच्चों के नाम, अपने परिवारजनों के नाम, अपने शुभचिंतकों के नाम, अपने दोस्तों के नाम अगर वो लगाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें हम देख रेख रखें? इस प्रयोग के बारे में बताएं। देखिए, किया तो सब कुछ जा सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि संभव ना हो, बशर्ते कि आपकी डेडिकेशन उसके प्रति हो और आप चाहते हो कि ऐसा हो। अभी हम लोगों ने, मैं अगर आपको ध्यान हो तो आपके जन्मदिवस पे भी मैंने आपसे आग्रह किया था कि अपने जन्मदिन पे एक पेड़ अवश्य लगाएं जी। और जब भी व्यक्ति अपने जन्मदिन को याद करता है या माता पिता की याद में या किसी स्वजन की याद में कोई पेड़ लगाता है तो उसकी देखभाल अच्छी तरीके से करता है। ऐसा मेरा जो विगत अनुभव है उससे ये पता लगता है। तो ऐसा हो सकता है, परंतु दिल्ली में जहाँ अब आज पोल्यूशन की स्थिति ये है कि AQI 500 से ऊपर चला गया है जी। यहाँ मैं डॉक्टर साहब कहना चाहूँगा कि 500 से ऊपर नहीं, कल शाम को 5 बजे 1200 AQI रहा है दिल्ली का। जी जी जी। तो ये प्रदूषण की बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है वो? तो कारण सिर्फ यही है कि हम लोग प्रदूषण को बढ़ाने वाले काम कर रहे हैं, प्रदूषण को कम करने वाले काम नहीं कर रहे हैं जी। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें वृक्षारोपण करती हैं, जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया आपसे, वो करती तो है पर दिखावा ज्यादा होता है, काम कम होता है। और जब तक ये जन जन की आवाज नहीं बनेगी, प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपना योगदान नहीं देगा, बच्चों को हम प्रेरित नहीं करेंगे पेड़ लगाने के लिए, या और संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं वो आगे नहीं आएंगी, तो प्रदूषण की स्थिति ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। और इस प्रदूषण को कम करने के लिए 2-3 स्टेप जो हमको उठाने पड़ेंगे। एक तो गाड़ियाँ, जो व्यक्तिगत एक व्यक्ति एक गाड़ी में जा रहा है उसको ख़त्म करके पूलिंग उसकी शुरू की जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। साथ साथ वृक्षारोपण जहाँ जहाँ भी संभव है वहाँ वृक्षारोपण किया जाए और ऐसे वृक्ष लगाए जाएं जो कि ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रचारित करे। तो ऐसा ही मेरा अनुरोध है और इसी मुहिम में हम लोग लगे हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर बच्चों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं कि प्रदूषण अगर कम होगा तो सबको स्वच्छ सांस मिलेगी, और स्वच्छ सांस जब भी मिलेगी जब एक ऐसा कारगर उपाय हमारे पास वृक्षारोपण के रूप में हमारे पास होगा, तभी हम उसको सफल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी वृक्षारोपण बचाने के लिए बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। क्या ऐसा भी महसूस होता है कि वृक्षारोपण ना होने से या वृक्ष कम होने से हमारे समाज के साथियों की, हमारे अपनों की
उम्र कम हो रही है, हम अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम भावी पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे। मैंने किताबों में पढ़ा है कि हमारे बुजुर्गों की उम्र 900 साल हुआ करती थी, उसके बाद वो घट घट कर 100-125 साल हुई और आज वो 60 और 70 के बीच सिमट कर रह गई है। क्या हम इस तरह से चलेगा तो हम अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? हम अपने बच्चों को आज जो कोरा जहरी देकर जा रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि आज की तारीख में अगर आप बाहर सड़क पे चले जाएं तो आपकी आंखों में जलन, गले में खराश और ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं जी। जो आज जो बच्चा जन्म ले रहा है वो आज की तारीख में जन्म होते ही वो कम से कम 12 सिगरेट है पूरे दिन में पीता है। जी। कारण सिर्फ यही है कि हम लोगों ने जो अंधाधुंध पेड़ काटे और जमीन को नंगा कर दिया, उसके साथ साथ जो कंक्रीट के जंगल बना दिए, कंक्रीट के जंगल बना दिए और असली जंगल खत्म कर दिए। उसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर और जो हमारे समाज पे पड़ा वो यही है कि पेड़ कम हो गए। पेड़ कम होने की वजह से जो शरीर की प्रदूषण सोखने की क्षमता थी वो भी कम हो गई जी। और जब पेड़ कम होते हैं तो बारिश भी कम होती है। ये सारे के सारे कारण मिलके प्रदूषण को बढ़ाने का काम किए। लोग बात कहते हैं कि भाई हरियाणा पंजाब में पराली जलाई जाती है उसकी वजह से, परंतु उससे ज़्यादा दिल्ली के अंदर लाखों वाहन हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और सर्दी के दिनों में कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह अवशोषित नहीं हो पाती है, वो धुंध की लेयर के साथ उसके अंदर जमा रह जाती है, जिसकी वजह से ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक तक जो है पोल्यूशन रह जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे बीच में जाता है। वाह। पिछले दिनों में अगर आप पिछले 7 सालों का सर्वे अभी मैंने पढ़ा था तो जितनी मोनोकोकल बीमारियां हैं या फेफड़ों से संबंधित या श्वास संबंधी या जो भी बीमारियां हैं उनमें लगभग 37% का जो है इजाफा उसके अंदर हुआ है। तो 37% लोग अगर उससे ग्रसित रहेंगे तो किस तरह से आप एक सभ्य समाज, चिंतनीय विषय है, चिंता का विषय है। और ये सिर्फ एक सरकार का या किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। जब तक ये जन जन का आंदोलन नहीं बनेगा तब तक प्रदूषण के ऊपर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ये भी मानते हैं कि अगर इन विषयों को जो हमारे बच्चों की बेसिक शिक्षा है उसके अंदर अगर जोड़ा जाए तो शायद हमारी शिक्षा के साथ ही हम उसको सीखें और उसको हम दूर कर सकते हैं? बिल्कुल। उसमें कहना दूसरा मेरा ये है कि जब से आप ये मानिए कि मोबाइल का प्रादुर्भाव बढ़ा है, हमारे आपके समय में जब हम छोटे छोटे हुआ करते तो 50 तरह के गेम होते थे। उसमें लट्टू भी होता था, उसमें कंचे भी होते थे, उसमें पिट्ठू भी खेलते थे, उसमें सारी की सारी चीज़ें करते थे। पर आज के बच्चे हर वक्त जो है कंप्यूटर के सामने जमे रहते हैं या देखें तो मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई जी। जब तक हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि बच्चा फिजिकल भी कुछ करे और समाज के साथ जुड़ के भी रहे, और इसमें कमियां किसी और की नहीं है, कमियां हमारी हैं, अभिभावकों की कमी है जी। वो कोशिश क्या करते हैं कि बच्चा अगर शोर मचा रहा है, जरा सा कुछ कर रहा है, ले मोबाइल पकड़ के बैठ जा, खाना नहीं खा रहा है तो ले मोबाइल देखता रहे, खाना खिलाने। कमियां हमारे से खुद से शुरू हुई हैं। हम किसी और के ऊपर इसका दोषारोपण करें वो ठीक बात नहीं है जी। और बदलाव खुद ही करना पड़ेगा। जब हमारे सामने ये सारी की सारी समस्या आ रही है तो उसका निवारण के लिए भी हमको खुद ही स्टेप उठाने पड़ेंगे। और मेरा तो मानना ये है कि ज़रूरी जहाँ एक तरफ मोबाइल की ज़रूरत है वहीं दूसरी तरफ आपके स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप मोबाइल भी अच्छे तरीके से चला पाएंगे, पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये सबका चोली दामन का साथ है, मिलजुल के सारे काम। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं डॉक्टर साहब। जिस तरह से आपने बताया कि आजकल के दंपति अपने बच्चों को आधुनिक यंत्र दे देते हैं जिससे वो साइलेंट रहता है या उसमें गेम खेलता है या कुछ भी गतिविधियां देखता रहता है, लेकिन ये समस्या जो समाज में देखी जा रही है वो एकल परिवार से ज़्यादा बढ़ रही है। लोग सामूहिक परिवार से दूर होते जा रहे हैं और एकल परिवार में रह रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि मेल फीमेल जो होते हैं अभिभावक वो वर्किंग होते हैं और दोनों वर्किंग जाते हैं और बच्चों को किसी संस्था को छोड़ जाते हैं और वो संस्कार उस बच्चे को नहीं मिल पाते जो ज़मीनी जुड़े हुए आपको या हमें मिले हैं या हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं। इस विषय में उन एकल परिवार वाले दंपतियों को और उस नन्हे मुन्ने बच्चे को जिसे संस्कार, सनातन धर्म के संस्कार, सनातन धर्म और भारतीय की विशेषताएं क्या है, हिंदुस्तान में क्या होता है, कितने हमारे वातावरण एटमॉस्फेयर है और उस बारे में नहीं पता लग पाता, उन एकल परिवार में जीने वाले अभिभावकों को, दंपतियों को क्या कहना चाहिए? उनके लिए कहना सिर्फ यही है कि जब हम लोग छोटे थे जी तो पूरा का पूरा संयुक्त परिवार था। उसमें दादा दादी भी होते थे, चाचा ताऊ भी हुआ करते थे, सारे के सारे होते थे और बच्चे बहुत सारे हुआ करते थे। एक एक
दंपति के 4-4, 5-5 बच्चे होते थे। हमारे गांव में हवेली थी और उसमें तकरीबन 16 कमरे थे और 16 के 16 फुल रहते थे, क्योंकि 5 मेरे पिताजी जो है 5 भाई थे और उनके आगे किसी के 4 थे, किसी के 3 थे। हम लोग भी खुद जो है 3 भाई बहन, 3 भाई बहन थे। तो उस वक्त ये पता नहीं लगता था कि ताऊ ने किसी बच्चे को डांट दिया, कुछ कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, चल तेरा ताऊ है उसने कह दिया। अच्छा, जब बैठते थे साथ में तो बाबा जी के साथ बैठते थे तो वो कहानियां सुनाते थे। उन्होंने आधे का पहाड़ा, पौने का पहाड़ा, तो ये सारी की सारी चीजें सिखाई थी जो आज होमवर्क नहीं, वो बैठे बैठे मतलब साथ बैठे हैं तो उन्होंने उस चीज की प्रैक्टिस, ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो गृह ट्यूशन ही हो जाती थी और वो इतनी सक्षम होती थी। आज आप मेरे को कहें कि आधे का पहाड़ा सुना तो मैं इस वक्त सुना सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त बाल्यकाल में जो वो हमारे दिमाग में जो बीजारोपण उस आधे के पहाड़े का हुआ। आज किसी बच्चे को कहते आधे का पहाड़े सुना दे, मतलब क्या है आधे के पहाड़े का, आधा पता ही नहीं आधा क्या। बिल्कुल। तो ये सारी की सारी चीजें तभी हो पाती थी जब संयुक्त परिवार था। अच्छा, उस वक्त था क्या कि सब लोग मिलजुल के काम करते थे। खेती का मुख्य व्यवसाय खेती का हुआ करता था जी। खाने और पहनने और अच्छे आराम की व्यवस्था हुआ करती थी। इससे ज्यादा की यही मौलिक जरूरत हुआ करती थी और इससे बेहतर कुछ नहीं था। बिल्कुल। आज क्या है कि आज आधुनिकता की दौड़ में इतने बुरी तरह से सब के सब लग गए हैं। दूसरा क्या है कि सारे बच्चे जो आज के जो नव दंपति हैं, जो मतलब ये मानिए कि 28-30-35 साल के बच्चे हैं, इन लोगों ने देखा पैसे का प्रादुर्भाव जैसे ही बढ़ा। 1992 के बाद की अगर मैं आपको बात करूं, जब हिंदुस्तान में सैटेलाइट टीवी आया तो असली परिवर्तन तब से आया। पहले एक आपको हमें ध्यान है बहुत अच्छी तरह से चित्रहार आता था बुधवार दूरदर्शन पर, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में ज्यादा आया था। संडे को पिक्चर 2 बार में पिक्चर चित्रहार भी हुआ करता था। एक ही टीवी चलता था, उसमें जिज्ञासा रहती थी, पूरे मोहल्ले के लोग अपनी जगह बुक करके जाते थे। आज 2500 चैनल शोर मचा रहे हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि एक फिल्म पूरी बैठे। उसका कारण सिर्फ यही है बिल्कुल कि उस आधुनिकता ने हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा ग्रसित कर दिया है कि उपभोक्तावाद जो बढ़ा दिया है। आपको घर से बाहर निकलो तो आपको चैनल आना सिंह टीवी पे भी दिखाई दे रही है, आपको होर्डिंग भी आना सिंह का दिखाई दे रहा है, आप रेडियो सुन रहे हो तो उसमें भी आना सिंह दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के उपभोक्तावाद ने इतना हावी कर दिया है कि अगर आप एक विशेष नाम का कुकर नहीं खरीदेंगे तो आप पति अच्छे नहीं है, अगर आप ये विशेष चॉकलेट नहीं देंगे तो आपका प्रेम सफल नहीं है। तो उस आधुनिकता की दौड़ में उस जो लोलुपता हमारे मन में आई पैसा कमाने की, वो यही थी कि भैया पैसा कमाओगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब उस पैसा कमाने की दौड़ में उन्होंने अपने बच्चे पर ध्यान देना कम कर दिया। अब जो लालन पालन, उससे जो प्यार मोहब्बत पहले मिलता था, लोग बाग पहले कहते थे कि ब्याज से मूल प्यारा होता है जी। बेटे को उतना प्यार नहीं मिलता था जितना पोते को या पोती को प्यार मिलता था। वो सारी की सारी चीजें खत्म हो गई। अब जो दादा दादी जो हो गए हैं, वो जो कर्ज वाली बाई है वो हो गई है। अब वो कर्ज वाली बाई अपने पैसे को देखेगी या उसके संस्कार को देखेगी। तो संस्कार विहीन ये समाज होता चला जा रहा है। पहले एक बाप जो है 6 बच्चों का पेट भरता था, आज पति पत्नी मिलके भी काम करते हैं, उसके बावजूद भी वो उधार की जिंदगी जीते हैं। बुजुर्गों से तो मतलब ये मानिए कि जितने भी सैटेलाइट शहर हैं दिल्ली आसपास है और भी जितने भी बड़े महानगर हैं, उन सब की ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि एकल परिवार रह गया है। एकल परिवार में भी दोनों कमाने दमाने वाले हैं। रात को एक जना रात को काम कर रहा है तो एक जना दिन में काम कर रहा है, दोनों को काम करते हैं। और इस सब के चलते अगली पीढ़ी का बिल्कुल पूरी तरह से भट्टा बैठ गया। जो संस्कार हम लोगों को मिलते थे, हम अपने दादा दादी या माता पिताजी के साथ मंदिर जाते थे, वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं जी। आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान होगा, जब रामायण सीरियल आता था तो कर्फ्यू लग जाता था, बिल्कुल कर्फ्यू जैसा ही लग जाता था। और मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरी माताजी जो है धूप बत्ती जलाती थी जिस वक्त आता था। आज की तारीख में कहाँ है इस तरह की चीज़ें देखने जी। और अगर कोई धार्मिक उस पर कोई चलचित्र भी बनाया जाता तो उसकी गुणवत्ता और वो कुछ नहीं है। अभी रामायण सीरियल, रामायण के ऊपर आधारित एक फिल्म बनाई थी, उसमें जो हनुमान जी का जो चित्रण किया गया वो एक मुगल शासक के रूप में उसकी जो क्रोध के रूप में, क्रूर के रूप में, जबकि ये भारतीय सनातन से जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा था, लग ही नहीं रहा था कहीं से कि भारतीय उसके
सनातन के अनुरूप है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें तब्दीलियां हैं और आज नहीं तो कल इन रूट्स पे वापस आना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, तब आएंगे। मेरा मानना ये है कि उससे पहले ही अगर हम लोग को ऐसी कोशिशें करें, ये जो अभी जो नए माता पिता बने वो अभी से कोशिश करें तो लालन पालन भी बच्चों का अच्छी तरीके से हो पाएगा और जो है संस्कार भी बन पाएंगे, एक अच्छे भारत का निर्माण हम लोग। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और हमारे दर्शक हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, आपके लिए कमेंट्स भी लिख रहे हैं, मैं उनका साधुवाद देता हूं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बच्चों के लिए और एकल परिवार से जुड़ी हुई बातें बताई, लेकिन आजकल ये भी देखा जा रहा है कि पहले जो बच्चे हुआ करते थे, जब आप और हम बच्चे थे तो बड़े संस्कारवान हुआ करते थे, दादा दादी के पैर छूते थे, चरण स्पर्श करते थे, माता पिता के छूते थे, विद्यालय से आते थे जाते थे, तब भी ये सिलसिला जारी रहता था। लेकिन आजकल के बच्चे बड़े जिद्दी हो गए हैं, बड़े हिंसक हो गए हैं और वो अपने मन की मानते हैं। जो एक कमरा उनको मिल जाता है, कंप्यूटर या उनको मोबाइल वाला यंत्र मिल जाता है, तो वो उसी में लीन रहते हैं और जो उसमें दिखाया जाता है या वो देखते हैं वही संस्कार मानते हैं, वही सत्य मानते हैं कि यही जीवन है, ऐसा हुआ। चाहे वो एक मेकिंग फिल्म है या एक सीरियल है, वो एक एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता होता, उस बच्चे की गलती नहीं मैं मान सकता, क्योंकि उसका तो ये मेमोरी खाली है, उसे तो जीवन में वो सीखना है। लेकिन यहाँ बच्चे जो हिंसक हो रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं, इस विषय पे क्या कहना चाहिए? देखिए, सारा का सारा असर जो है उपभोक्तावाद का ही है जी। कोई भी बाजार अगर उसको सदृढ़ बनाना है तो वो अपनी चीज़ें बेचने का काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये देखिए कि जितने भी चैनलों पे जो भी विज्ञापन आ रहे हैं जी, वो विज्ञापन हमको सिखा क्या रहे हैं? किसी में संस्कार देने की कोई बात नहीं है। सब लोग सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि आप स्वच्छंद हो जाइए, आप ये करिए, आप वो करिए। कहीं भी किसी भी तरह का कोई संस्कार देने का काम किसी भी विज्ञापन पे नहीं दिखाई देता जी। और ठीक इसी तरह का आसपास का भी जो माहौल होता जा रहा है वो भी सब जगह, जब हवा चलती है तो वो सबको स्पर्श करती है। इसी तरह से आधुनिकता है कि सिर्फ मैं ये कहूँ कि हमारे परिवारों में नहीं, वो सभी परिवारों के अंदर उसने अपना प्रादुर्भाव जमा लिया है और बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। अब वो सारे दिन सीरियल भी अगर हमारी माताएं बहनें देख रही हैं, पहले ये बड़ा अजीब माना जाता था कि कोई किसी के साथ विवाहतर संबंध हो या किसी ने एक के साथ बाद दो तीन शादियां कर रखी हैं या जी प्रेमिका अलग जगह रख रखी है वो। और आजकल सीधे सीधे शब्दों में आप ये देखें, जितने भी सोप ओपेराज चलते हैं दोपहर के समय, जिस वक्त महिलाएं खाली होती हैं, उनके दिमाग पे इसको ये किस तरह से हावी हो गए हैं, हावी हो जाएंगे। उसी में ये दिखाया जाता है कि संस्कार विहीन हो गए हैं, बड़ों की इज्जत करनी बंद कर दी है, माँ बाप एक कोने में पड़े हुए हैं सारे। तो वो बच्चा अगर अपनी माँ के साथ बैठ के उस सबको देखेगा तो उसका असर उसके दिमाग पे पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो सिर्फ वहाँ देखा कि माँ बाप के साथ ये हुआ है, परंतु जब अपने घर में वो सारी की सारी चीज़ देखते हैं तो बच्चे के पास माँ बाप देखने के लिए, दादा दादी देखने की एक चीज़ ही नहीं है जी। ले दे के वही माँ बाप बचते हैं। अब वो व्यक्ति जो 14 घंटे काम करके और 4 घंटे गाड़ी चला के घर में आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से तो वैसे ही परेशान है, पोल्यूशन की वजह से वैसे ही परेशान है, काम के दबाव से वैसे ही परेशान है, बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखनी है उसकी वजह से वैसे परेशान है। तो वो अपने बच्चे को उतना समय नहीं दे पाते जी, जिसकी वजह से जब वो आपस में भी माँ बाप को भी लड़ते देखते हैं तो उसके जो मासूम हृदय पे वो जो छवि पड़ती है वो यही पड़ती है, जिसकी वजह से वो विध्वंसक होता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे कि एक स्टडी अभी पीछे अमेरिका में हुई थी, भारत में तो इस तरह के शोध नहीं होते। वहाँ पे ये था कि जो टीवी पे जो हिंसक कार्यक्रम आ रहे हैं उन कार्यक्रमों को देख के बच्चों का जो मानसिक स्तर है उसमें गिरावट आई है, उनकी सोच में बदलाव आया सारा का सारा। पहले जो बच्चा एक आराम से जिंदगी जीना चाहता था, पर वो आज की तारीख में बंदूक उठाने की कोशिश करता है जी। और उसका प्रादुर्भाव आप लोगों के बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हम आगे चलते हैं। जिस तरह से हम समसामयिक विषयों पर बात कर रहे हैं कि आजकल ये भी देखा जा रहा है जो एकल दंपति रहते हैं वो लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं, लेकिन वो एकल रहना पसंद करते हैं। कारण आपने भी बताया कि क्या रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम एक प्रतिशत में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग मेल फीमेल का भारतीय न्यायालयों में तलाक लेने के लिए भी बड़ी संख्या में क्यू में है। जी बिल्कुल। इस पर क्या कहेंगे कि इसमें मेरा कहना ये है कि पहले के समय में क्या हुआ करता था
परिवार का दबाव होता था बेटी पे भी और बेटे पर भी जी। और कमाई सीमित हुआ करती थी। आपने अपने बाल्यकाल में या कहिए आपने अपनी जवानी में भी इतना नहीं सुना होगा कि कोई तलाक हो रहा है या कुछ जी इस जी तरह की जी बात बिल्कुल बिल्कुल, कभी ऐसा लाखों में से एक आधा हुआ करता जी था। जी जी। दूसरा कारण उस वक्त का क्या था कि बच्चियां जो हैं या महिलाएं जो हैं उनके पास कमाई का साधन नहीं हुआ करता जी। जब पैसा नहीं होता था तो उसको सारा का सारा दायित्व परिवार के ऊपर रहता था, तो परिवार बंधे हुए रहते थे जी। अब आधुनिकता में हुआ क्या है कि बेटियां पढ़ गई, पढ़ने के बाद उन्होंने काम धंधा करना शुरू कर दिया। जब आई तो उनकी स्वावलंबन बढ़ा, पैसा जेब में आया, तब उन्हें ये लगने लगा कि भाई इस आदमी की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, इससे ज्यादा तो मैं ही कमाती हूँ। और बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि आदमी की कमाई तो है 50,000 रुपए और महिला कमा रही है 5 लाख रुपए। बिल्कुल। तो वो जो मानसिक रूप से बंधा रहना कोई नहीं चाहता। अच्छा, पितृसत्तात्मक समाज हमारा पहले से था ही, पुरुष ही हमेशा कोशिश करते थे कि भैया महिला को दबा के रखा जाए, तो उसके चलते एकदम विस्फोट हुआ। ये अभी आप ये मानिए कि पिछले 15 साल के अंदर ये विस्फोट हुआ जी कि महिलाओं ने अपना काम करना शुरू किया और अच्छी तरह से झंडे गाड़े उसके अंदर। तो उसके साथ साथ अच्छाई के साथ साथ एक बुराई ये भी आई कि बहुत सारे बच्चों ने शादियां करने से ही इनकार कर दिया। जी जी। आज की तारीख में आप अगर ये देखें तो बच्चे आसपास का माहौल देखकर, इतनी ज्यादा शादियों की टूटन देखकर बच्चे शादी करने के लिए तैयार नहीं जी। अगर आप देखेंगे आज जो शादी की मैं महानगर की सैटेलाइट उनकी बात करूं तो आज बच्चे 30 वर्ष तक तो शादी करना ही नहीं चाहते और जो अब शादी की उम्र है वो 35 से 40 के बीच की हो गई है। जी जी। 35 से 40 के बीच में हो गई है और साथ साथ आप ये देखिए कि संतति करना, संतान पसंद ही नहीं करते, एकल रहना चाहते हैं जी। मैं और मेरी जिंदगी, मुझे जीना है, मुझे ठीक रहना है, ये करना है, बच्चे हो या ना, 5 डे जॉब करना है और लास्ट वर्किंग 2 डे में जो है। और एक नई बात मैं आपको बताता हूँ जी। अब जो है डॉग पापा और कैट पापा हो गए हैं। घर में औलाद पैदा नहीं करेंगे, एक बिल्ली रखेंगे या एक कुत्ता रखेंगे, उसी का लालन पालन, उसी को अपना औलाद मान के उसका पालन पोषण करेंगे जी। एक ये बिल्कुल नए तरीके का, नया कहेंगे या गलत कहेंगे इसको आप? अब ऐसा है ना कि अब मेरे दिमाग में अगर ये बात आ गई कि मुझे तो बच्चा पैदा ही नहीं करनी है जी, परंतु टाइम पास करने के लिए भी, अपने आप को बिजी रखने के लिए भी कुछ ना कुछ करना है जी, तो उस जो लालन पालन मुझे अपनी औलाद को देना चाहिए था, उसको ना देकर उस कुत्ते को या उस बिल्ली को ही मैं अपनी औलाद मान के उसका लालन जी 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 जी, तो डॉग पा और डॉग माँ तो जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे अभिभावक हमारे जो शादी कराते हैं, जो अरेंज मैरिज कराते हैं, एक सीमित उम्र में कराते हैं, जो हुआ करती थी 18 से लेके 25 तक, लड़का हो या लड़की, उनकी शादी कर, चाहे लड़का अपने पैरों पे खड़ा है या नहीं, या चाहे लड़की ने सिलाई मशीन सीखी है या नहीं, उनका विवाह कर दिया जाता था और वो अपने उस उम्र में जो भी उनको जो शारीरिक ज़रूरत होती है वो करते हैं और वो बच्चे सामने आते हैं और उन बच्चों के लालन पोषण और पढ़ाई में वो जीवन बिजी कर देते हैं। और ऐसा भी मैंने देखा और पढ़ा भी है कि वो बच्चे ही हमारे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो हम उनकी उंगली, वो हमारी उंगली पकड़ कर चलते हैं, और जब हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं या 60 के 70 के होते हैं तब हमें उन बच्चों की उंगली की आवश्यकता होती है। और ऐसा हुआ है, आपने भी उस पल को जिया है, मैंने भी जिया। लेकिन जो बच्चे, जो दंपति आजकल जो कुत्ते या बिल्ली या अन्य पशु पक्षियों के साथ में अपने जीवन या बच्चा मानते हैं, उस बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा? देखिए, उस सहारे की जरूरत है, वहाँ सोच वहाँ तक पहुँची नहीं कि बुढ़ापे भी मेरे को तो आना ही है, आना है, वो सब पता है कि आएगा जी। परंतु आज जो मुझे आनंद करना है उस आनंद में खलल तो नहीं डालना ना जी। आज जो वर्तमान में जीना है, भविष्य नहीं देखना है। अभी तो ये चीजें नहीं आएंगी, पर अब से 10 साल बाद ये जितने भी नर्सिंग होम और हॉस्पिटल हैं ये भरे रहेंगे, उन्हीं लोगों से भरे रहेंगे जिन लोगों के पास आगे संततियां संभालने वाली नहीं है जी। हम लोग थे, आप लोग थे, हम लोगों ने माता पिता दादा दादी भी देखी और उनके साथ रहे, आज जी जी जिया हमने उनके साथ जीवन जिया है, तो वो उनके कंट्रोल में भी रहे और उनके साथ भी रहे और सीखा, उनसे सीखा भी, और उन्होंने हमारे लिए हमारे से ज्यादा किया। जब उन्होंने हमारे से ज्यादा किया तो हमने यही सीखा उनसे और उनके साथ रहे। आजकल के बच्चे स्वतंत्रता प्रिय हैं, उस स्वतंत्रता ने बहुत सारी चीजें खो दी हैं, और मेरा मानना ये है कि शादी की उम्र एक निश्चित उम्र तक ही शादी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है कि अगर 35
के बाद या 40 की उम्र में आप शादी करते हैं तो जो आपका गर्भ धारण की जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता है वो कम हो जाती है। और दूसरा, जिस तरह का जो हश्र जापान का और चीन का हुआ, वो पहले एक बच्चे पे आए, आज पूरी की पूरी जो जनरेशन है वो बूढ़ी हो चुकी है, नौजवान नहीं है वहाँ पे। और हिंदुस्तान इस वक्त पूरी शक्ति से ओतप्रोत है, और आगे भी अगर ऐसा ही रहे तो बच्चों को शादी समय पे करनी चाहिए और संतान जरूरी है। क्या डॉक्टर साहब, इस काम के लिए जिन विषयों पर हम बच्चों के लिए, वात्सल्य के लिए, अपने जो हमारा बुजुर्ग का समय है एक ओवर एज के लिए, या संस्कृति और संस्कारों के लिए, हमारे देश की, भारत सरकार की सरकारी एजेंसियों को भी इस पर काम करना चाहिए। ऐसा हमारे देश में नेता की कमी नहीं है, हमारे देश में नीति की कमी नहीं है, हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ नीयत की कमी है जी। हमारे यहाँ जितने भी नेता हैं, जितने भी नीति निर्धारक हैं, नीतियाँ बहुत अच्छे बनाते हैं, जमीनी स्तर तक पहुँचते पहुँचते वो सारी की सारी दम तोड़ देते हैं जी। आप ये देखिए कि शीला दीक्षित सरकार ने बुजुर्गों के लिए वृद्ध मनोरंजन केंद्र दिल्ली के अंदर जगह बनाए थे, योग करने के लिए, योग कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया। पर आज की तारीख में आप देखिए, आपको एक भी वृद्ध मनोरंजन केंद्र चलता हुआ नहीं दिखाई देता। बिल्कुल। कारण सिर्फ यही है कि मान लीजिए कांग्रेस ने एक चीज बनाई, अगली दूसरी सरकार आती है तो उसको मिटाने का काम, उसे खत्म करती है और अपनी नीति खत्म कर देती है, चाहे वो कितनी अच्छी हो, बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु मेरी सरकार ने उसको नहीं किया है तो उसको मिटाने का काम कर देते। जब तक ये नेता स्वयं छोड़कर सबका नहीं सोचेंगे तब तक इस तरह की भ्रांतियां फैलती रहेंगी और इस तरह के नुकसान होते चले जाएंगे। आज जो लोग 60 साल के 70 साल के हैं उनका सम्मान करना जरूरी है। उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो उनके पास जो वात्सल्य देने की क्षमता है, वो सारी की सारी इस्तेमाल करनी चाहिए। जी। अभी पिछले दिनों पता लगा था कि 4000 से अधिक जो है वृद्ध आश्रम चल रहे हैं जी। तो वृद्धाश्रम का तो हिंदुस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इस तरह की कोई बात ही नहीं थी। बुजुर्ग घर में रहते थे, अब बुजुर्ग को घर में रखने के लिए कोई तैयार ही नहीं। जब वो आपस में साथ में ही रहने के लिए तैयार नहीं है तो बुजुर्ग को रखने की कौन कोशिश करेगा। एक बड़ा सामाजिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है जिसमें जो आज का नौजवान है वो ये समझे कि बुजुर्गों की भी उतनी आवश्यकता है जितनी की नए बच्चों की। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो गैप आया है, ये जो दूरी बढ़ी है बुजुर्गों की और बच्चों की, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो परिवर्तन आया है, जो गैप आया है या दूरी बढ़ी है, इसका कारण क्या महसूस? कारण सिर्फ इसका ये है कि ये देखिए कि पिछले 1600 साल के अंदर जो ज्ञान आया वो गुरु से लेके शिष्य के बीच में आता था, परस्पर जी आमने सामने जी। जो हमारी भी एजुकेशन हुई वो टीचर पढ़ाता था, वार्तालाप होता था, जो चीज़ें उसने बताई बड़े प्यार से वो सारी की सारी चीज़ें दिमाग में घर कर गई, आज भी हमारे दिमाग में वैसे जी। पिछले 20 सालों के अंदर जो ज्ञान आया वो सारा का सारा ज्ञान आया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, वो चाहे टीवी के रूप में आया हो, चाहे इंटरनेट के रूप में आया हो, चाहे मोबाइल के तरीके से आया जी। पहले गुरु का सम्मान था, गुरु ने हमें ये शिक्षा दी है तो इसका ये सम्मान है। आज जो गुरु है वो मोबाइल हो गया है। मोबाइल पे आप देखो, कुछ भी आपको जो जानकारी लेनी, भाई जो उसका सदुपयोग करना चाहे तो उसके लिए तो सदुपयोग है, बिल्कुल। परंतु कुछ और भी देखना चाहे तो सब कुछ उपलब्ध है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मतलब आप ये कहो कि भाई इंटरनेट पे वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा, जो एकदम जो उड़ेल दिया गया हमारे ऊपर, ज्ञान जो उड़ेल दिया गया, उस ज्ञान के चलते हम अज्ञानी हो गए, ज्ञानवान नहीं रहे। जी। जो आपने बताया कि सोशल मीडिया है या मोबाइल है या इंटरनेट पर या इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां होती हैं, अगर कोई जानकारी आपको नहीं है और आपने सर्च किया और उस गूगल ने या उस सोशल मीडिया ने आपको बताया, तो वो सही है या गलत है, उसका निर्णय कौन करेगा? उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। नहीं। हाँ, अब ये देखिए कि कोई कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे कि बहुत सीमित ज्ञान उसके अंदर दिया हुआ है। अब वो भी जो ज्ञान उसके अंदर दिया हुआ है वो किसी एप्रोप्रिएट व्यक्ति ने दिया है या किसी सीखतर ने दिया है या किसी नवाचारी ने दिया है, उसका आप पता नहीं लगा सकते जी। कुछ लोगों में लेखन की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो गलत बात को भी इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाले के अंदर बैठ जाए, जो कि आज की तारीख में हो रहा है। वाह। और
इसका कारण सिर्फ ये है कि कोई क्रॉस चेक इसके ऊपर नहीं है कि मान लीजिए मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर ही लिखा, जब तक उसको कोई क्रॉस चेक करके ये नहीं कहे कि ये ठीक है या गलत है, तब तक तो वो सब सामने वाले के लिए सत्य सत्य। बिल्कुल। तो इस तरह की भी चीज़ें, कोशिश इस तरह की करनी चाहिए केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों की भी, कि जो भी सामान इंटरनेट पे या फेसबुक पे परोसा जा रहा है उसकी सत्यता उसमें कितनी है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है, गुणवत्ता कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ें। वाकई बहुत सारी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगला प्रश्न मैं आपके साथ में कुछ ऐसा करूँ कि हमारे दर्शक इस तरह सुन के बोर हो रहे हैं, उनको अच्छा लगे। जी। आप अपने बचपन में जब आप चाय पीते थे, आप बचपन में चाय पीते थे? नहीं, हमारे यहाँ चाय नहीं बनती थी। चाय नहीं बनती। चाय पीनी कब शुरू किया? चाय कॉलेज में जब आए। कॉलेज में जब आप आए, हाँ, तो जब चाय पी तो चाय के साथ बिस्किट भी आपने खाया होगा। जी। जब आप चाय में बिस्किट की डुबकी लगाते हैं तो कई बार वो टूट के गिर जाता है, उसके बाद दूसरा बिस्किट उठाते हैं, उसको निकालने के लिए। वो अनुभव आप हमारे दर्शकों को साझा करें। भाई जी के होता क्या था कि नई चाय पीने हमने सीखी। नई चाय, वाह। नहीं, शुरू में हम लोग बड़े संयमित उसमें थे। पिताजी सुबह 5 बजे उठा दिया करते थे, उसके बाद पढ़ाते थे जी। और एजुकेशन मेरी संत निरंकारी स्कूल है, निरंकारी कॉलोनी, वहाँ पे हुई। तो चाय हमारे घर में नहीं बनती थी जी। चाय चुड़ैल होती है। चाय चुड़ैल होती है, कुछ भी कहिए, पर हमारे यहाँ चाय नहीं बनती थी जी। हमारे खेती बाड़ी थी, आज भी है खेती बाड़ी, और गाय भैंस हमारे घर में हमेशा से रहे। बहुत अच्छे। पिताजी सुबह शाम को जाते थे स्कूल से पहले, मतलब मॉर्निंग में 5 बजे चले जाते थे, दूध निकाल के लाते थे, और शाम को भी। तो हमारे यहाँ छाछ और दही का ज़्यादा सेवन था, वही था और वो ये सब नहीं था। बाजार की चीज़ें हमने मतलब बहुत कम, ना के बराबर। हम लोग ऑल इंडिया के टूर पे पिताजी को LTC मिली थी, तब हमने बाजार में खाना खाया नहीं, उससे पहले हमने कभी बाजार में भी खाना नहीं। तो जो घर में बनता था वही खाना पड़ता था। मान लो किसी चीज की किसी दिन कोई सब्जी खाने का मन नहीं है तो या तो जूते खाओ या वही खाओ, तो कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। आज की तारीख में अगर आप बच्चे को ये कह दो कि ये नहीं खाना, तो वो फटाफट जोमेटो करेगा, खाना आ जाएगा। हम वो चाय और बिस्किट पर थे। हाँ, चाय पहली नई चाय पीनी सीखी तो बिस्कुट आता था मोनाको का बड़ा वाला जी। तो वो कप के अंदर जाता नहीं था जी। तो उसके 2 टुकड़े करके उसको डालते थे तो आराम से ना वो आधा ही रह जाता था, मुंह तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता था। तो दूसरे आधे वाले से कोशिश करते थे ये निकल के आ जाए, तो पता लगता था वो दूसरा भी टूट के उसके अंदर गिर गया। तो ये आनंद आज के बच्चे नहीं ले सकते। वाह। तो ये जो आनंद है ना, ये हमारी ही पीढ़ी, आखिरी पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी का भी सफर किया जी, कार का भी सफर किया और हवाई जहाज का भी सफर किया। आज के बच्चे कार में पैदा हो रहे हैं और बेकार हो गए हैं। कार में पैदा हो रहे हैं और वो बेकार हो रहे हैं। वाह। तो ये थोड़े परिवर्तन है। वाकई हम आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने दिल्ली विधानसभा का टिकट जो है, जो प्रत्याशी के लिए करते हैं, उसको आपने त्यागा, और आपने त्यागने का निर्णय क्यों लिया, और इस फैसले में आपके जीवन और सामाजिक कार्यों में क्या बदलाव आया, क्या प्रभावित हुए? थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जी जरूर। जब 1986 में मैं कॉलेज में गया, उस वक्त चंद्रशेखर जी भारत यात्रा करके आए थे और उन्होंने भोडसी के अंदर आश्रम बनाया था, भारत यात्रा केंद्र। जी। राजकुमार जैन जी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर थे और वो दिल्ली के अध्यक्ष थे जी। तो जैसे ही अब नेतृत्व क्षमता पहले से थी जी, लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता थी। अच्छा, संपन्न परिवार से थे। तो 86 में जब मैं कॉलेज में गया तो पिताजी ने मेरे को जीप लेके दे दी थी। 18 साल की उम्र में ही मैं सेल्फ ड्रिवन, मेरे पास जीप हुआ करती थी। तो राजेश वशिष्ठ उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में थे और दिल्ली की जो छात्र जनता हुआ करती थी उसके वो अध्यक्ष थे, पर वो थे पैदल बेचारे जी। मेरे पास गाड़ी होती थी तो गुड बुक्स में सारे के सारे उन्होंने मेरे को जनरल सेक्रेटरी बनाया। वाह। और हम लोगों की छात्र राजनीति वहाँ से शुरू हो गई जी। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर SC ST का एक अलग से फार्म भराया जाए, उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया और उसमें सफलता प्राप्त की। डॉक्टर DS मानू उस वक्त स्टूडेंट वेलफेयर डीन हुआ करते थे, जो कि दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे, उन्होंने मेरे को बुलाया प्यार से, भाई ऐसा है अरविंद,
है तो तू त्यागी, त्यागी का मतलब है ब्राह्मण है, फिर तू मतलब इस चक्कर में कैसे लगा। मैं कहा जी मेरे पिताजी हरिजन सेवक संघ में जुड़े हैं और मेरे मन में इस तरह की कोई भावना नहीं है कि भाई कौन नीची जाति का कौन ऊंची जाति का है, और इनको आवश्यकता है तो ये काम होना चाहिए। वाकई बहुत अच्छी। और ये काम हुआ। एक नीलम गाड़ेगावलिया उस वक्त हमारी सीनियर थी, 2 साल बड़ी थी हमारे से, वो हमारे साथ बैठी। वो क्योंकि SC/ST परिवार से थी जी, वो उस दर्द को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकती थी, परंतु उसके दर्द में साझा होने का सौभाग्य भी हमें मिला। फिर उसके बाद जनता दल बना, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर जी की दुर्भाग्य रहा कि वो उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने चंद्रशेखर जी के साथ काम किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ काम किया। ये लोग वो थे कि जो मुझे नाम से और उससे परिचित थे। और दूसरा जो हमारा जुड़ाव रहा मेन, वो रहा रामविलास पासवान जी से। उन्होंने दलित सेना बना रखी, तो उसके अंदर मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर बीच में क्या हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव हम लोग लड़ाया करते थे। मैं अध्यक्ष बन गया था और 91 में मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रमोट कर दिया गया। तो उस बार क्या हुआ कि जयपाल रेड्डी जी थे, जो बाद में मंत्री भी बने जी, उनको अध्यक्ष बनाने की और SR बोम्मई जी को अध्यक्ष बनाने की वो थी। हम लोग चाहते थे कि भाई जयपाल रेड्डी जी बने, लर्नेड व्यक्ति थे, वो समझते थे कि भी छात्र राजनीति में किस किस तरह से क्या क्या काम जी, वो नहीं बन पाए। SR बोम्मई जी वो बन गए। SR बोम्मई जी बने तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सारे धड़े अलग अलग बनने शुरू हो गए। पासवान जी का धड़ा अलग हो गया, यादव जी का प्रोग्राम अलग हो गया, और जो लोकदल वाला फैक्शन आया था चौधरी अजीत सिंह जी वो अलग हो गए। तो उन्होंने जो है उस बार का चुनाव मना कर दिया कि भाई उस बार का दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग चुनाव नहीं लड़े, और हमने तैयारी कर रखी थी पूरी। तो गंगाचरण राजपूत जी उन दिनों हमारे साथ हुआ करते थे और अच्छे मतलब जी। तो कहने लगे भाई अरविंद ऐसा करते हैं, मैं तेरे को ना अजीत सिंह जी के पास लेके चलता हूँ। इन्होंने मना कर दिया, कोई बात नहीं, हम अजीत सिंह जी के पास गए। अजीत सिंह जी के यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, चिंता नहीं कर, तू चुनाव लड़ने की तैयारी कर, तेरे को चाहिए क्या क्या। मैं कहा जी ऐसा है, 2 गाड़ियां तो मेरे पास अपनी हैं, 2-3 गाड़ियों का अरेंजमेंट कर दो, और पोस्टर चाहिए पूरी दिल्ली में 10,000 चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी खाना तो यहाँ ये 7 जंतर मंतर रोड पे कोने पे ढाबा होता था जी, कि भाई जितने बच्चे आए कुछ पैसे मैं दे दिया करूँगा, कुछ आप दे देना, चुनाव लड़वा देंगे। वाह। उस वक्त जी चुनाव लड़वाया, हम लोग दूसरे स्थान पे रहे। अच्छा। एक सीट पे जी। और NSUI तीसरे स्थान पे रही। तो तब से उसके बाद इन्होंने फिर मेरे को अपने जो संगठन है, जब ये 22 MP लेके अलग हुए तो इन्होंने मेरे को राष्ट्रीय संयोजक उसका बनाया। अरे वाह। हाँ, और सतपाल मलिक जी उन दिनों हमारे इंचार्ज हुआ करते थे, क्योंकि वो भी छात्र राजनीति से जी। सुनील शास्त्री जी, आपने देखा सुनील शास्त्री जी हमारे बहुत आज भी प्रेम उनका आशीर्वाद मिलता है। ये सारी की सारी चीज़ें तब से बनी। तो अजीत सिंह जी ने 3 टिकटें फाइनल की। एक यहाँ ज्योति नगर में ही रहते हैं चौधरी रतन सिंह जी, ज्योति नर्सिंग होम भी है। बिल्कुल। एक उनकी टिकट फाइनल हुई, एक मेरी टिकट फाइनल हुई, एक डॉक्टर यदुवीर सिंह थे। अच्छा। यशवीर सिंह। हाँ, ये 3 टिकट फाइनल हुई। तो शीला दीक्षित जी ने कहा कि भाई ऐसा है, चुनाव जो लड़ना पड़ेगा वो हमारे उस पर लड़ना पड़ेगा, सिंबल पे। 3 टिकट तुम्हारी ठीक है, हमने मान ली बात। हम जी ताम झाम जोड़ के 150 गाड़ियाँ लेके जाके नॉमिनेशन भरने के लिए कांग्रेस दफ्तर यहाँ पे होता था, तालकटोरा स्टेडियम, तालकटोरा रोड पे पहले, वहाँ गए जी। तो जो सज्जन थे वहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा कि भाई जाओ पहले 5 लाख रुपए जमा कराओ, सिंबल जब रिलीज होगा, नया सिंबल मेरे नाम का सिंबल जब रिलीज होगा, जब आप पार्टी फंड के अंदर 5 लाख। अच्छा। तो हम लोग तो विध्वंसकारी थे, हमने पैसे नहीं देंगे जी, चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए। मैंने वहीं कागज फाड़े और काम खत्म। उसके बाद मैं दोबारा कभी नहीं गया। क्या बात है। अजीत सिंह जी ने कहा कि भाई ऐसे करो, तुम लड़ लो, अपने सिंबल पे लड़ो। उस वक्त सिंबल हुआ करता था हमारा हैंडपंप। अच्छा। तो कोई बात नहीं जी, लड़ लेंगे निर्दलीय के रूप में, मतलब जनता दल ए से लड़ो, जनता दल ए से लड़ो। तो उसके बाद बुराड़ी के अंदर क्या था कि रामफल त्यागी जी थे, जो कि
टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, तो रोशन कंसल जी को टिकट दे दिया था बीजेपी ने। तो उसके खिलाफ वो खड़े हुए बस का चुनाव निशान लेके। तो बुराड़ी के नामचीन लोगों में से नरेंद्र त्यागी जी, वीरेंद्र त्यागी जी, ये लोग थे। ये अजीत सिंह जी के पास गए कि भाई ये लड़का अभी तो सारी उम्र पड़ी है इसकी, छोटी सी उम्र है, इसे आप ड्रॉप करा दो। और इसके समर्थन बुराड़ी के स्कूल के अंदर एक बहुत विशाल जनसभा हुई। वहाँ पे मैंने कहा कि भाई मेरी माता जी असल में बुराड़ी की हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई भांजे का फर्ज बनता है कि अगर मेरे मामा के गांव का बन जाए तो। हाँ, तो मैंने वहाँ से वो भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद मैंने आज तक कभी ना टिकट मांगी ना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा आपका राजनीतिक सफर रहा, बहुत उतार और चढ़ाव का रहा। और ये चीज़ें सिखाती हैं जी। ये अगर उस वक्त पैसे की कोई कमी नहीं थी घर में जी, सुविधा संपन्न हर एक चीज सारी जी 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 जी। परंतु एक मन में ये था कि अगर आपको सेवा करनी है तो वैसे बिना पार्टी के, बिना टिकट के, बिना पद के भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वो निरंतर आपका चल रहा है। मैं जितना पैसा कमाता हूँ, पेट्रोल पंप बनाने का काम है मेरा, उसमें से जितनी भी कमाई आती है 10 पैसे निकाल के आनंद से खर्च करता हूँ। आज तक कोई सहायता किसी से, सरकार से नहीं मांगी जी, कहीं किसी जगह कोई वो फाइल नहीं किया जी। हर साल लाखों पेड़ लगाने का काम करते हैं, तुलसी बांटने का काम करते हैं जी 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 जी। 8 से 10 हज़ार तुलसियाँ एक साल के अंदर मैं अलग से बांटता हूँ। वाह वाह। तो वो ईश्वर ने सामर्थ्य दे रखा है। अच्छा, मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां मिलके जुल के साथ में काम करती हैं। बाकी आप जैसे साथियों जी जी बड़ा जो मैं तो ये कहूँगा कि अभियान चल रहा है वो आप लोगों के बलबूते और नियमित चल रहा है। वो ईश्वर जब तक सक्षम बनाए रखेगा तब तक चलता रहेगा ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर वो परमात्मा। हम आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। जैसा कि कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में आपने 1000 किलोमीटर की पद यात्रा की जी, इस विषय में भी बताएं। सन 2000 में जब ये सिचुएशन आई कि लड़कियों की संख्या कम होती चली गई, 864 के करीब रह गई थी हरियाणा की जी, तो हमारे प्रबोध राज चंदोल जी हैं जो कि पेड़ पंचायत संस्था चलाते हैं, और डॉक्टर SN मिश्रा जो कि सभी तरह के सामाजिक काम, तो वो कहने लगे भैया ऐसा है कि ये सारी की सारी चीज़ें तो ठीक हैं, पर अगर बच्चियाँ ही नहीं बचेंगी तो फिर ये काम करने बिल्कुल किसके लिए करेंगे। तो हम लोगों ने तैयारी करी, सेमिनार्स किए जगह जगह जाके, और आप ये मानिए कि तकरीबन 5 साल हम लोगों ने सेमिनार करके, सब जगह करके, चिट्ठी पत्री करके सारा का सारा काम किया। 28 अप्रैल को मेरा जन्मदिन होता है जी। उस दिन मैं, जब तक मेरी माता जी जीवित रही, मैं मतलब कोई कार्यक्रम नहीं, अपनी माँ के साथ रहता था सारा दिन। 29 अप्रैल 2005 को मैंने पदयात्रा शुरू की, और 192 गांव, 10 डिस्ट्रिक्ट और 1000 किलोमीटर लेके चंडीगढ़ हम गए। वाह। चंडीगढ़ में ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री उस वक्त ये होते थे हुड्डा जी। अच्छा। हुड्डा जी को ज्ञापन दिया सारा का सारा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरे लिए तो एक, आप ये कहें कि ताम्रपत्र जैसा एक पत्र है जी। हम लोगों ने राई के पास एक गांव था बैयापुर, वहाँ पे बात करते थे, उस बेटी ने लिखा कि भाई जब मैंने आपकी बात सुनी कि भाई बेटियों को बचाना चाहिए, तो मेरे जो हस्बैंड है वो मेरा भ्रूण हत्या करवाना चाहते थे। उन्होंने चेकिंग वेकिंग कराने के लिए जी। पर आज वो मेरी बेटी जो है 1 साल की हो गई, इसलिए आपका धन्यवाद करें। वो मैंने आज तक पत्र संभाल के रख रखा है, और वो आप मतलब यकीन मानिए कि मेरी 1000 किलोमीटर की जो थकान थी ना, उस एक पत्र ने ऐसा उसको आनंदित कर दिया। वाह वाह वाह। इस तरह के अभियान करने में किस किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया? कोई चुनौती नहीं है, आपके मन में करने का मन होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम लोगों ने एक टेम्पो किराए पे लिया, उसी के अंदर छोटा सिलेंडर, खाने पीने का सामान, 12-15 लोग सारे के सारे जाते थे। वो पीछे पीछे हम लोग पद यात्रा करते थे, वो जाके आगे खड़ा हो जाता था, वहाँ तक पहुँच जाते थे। पैम्फलेट बाजी हो रही, सारा का सारा काम करते थे। जब आप कोई काम करने लगते हैं ना, तो परमात्मा भी साथ देता है। बिल्कुल। इसी तरह से जब जैसे ही हम ये यहाँ पे पहुँचे सोनीपत में जो वहाँ की DM थी, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब से आगे जहाँ भी कहीं रुकने, पहले हमारा रुकने का ये था कि भाई टेम्पो में ही सो जाएंगे, सुबह उठ के फिर चलने। उन्होंने नीरजा शेखर नाम था, जी। नीरजा शेखर,
आज भी मैं उस महिला का सम्मान मेरे मन से निकलता है जी। तो उन्होंने जहाँ जहाँ भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हम गए वहाँ पे रहने की व्यवस्था उन्होंने वाह वाह वाह। और मतलब एक अब अद्वित है। उसके बाद हम लोग ने बहुत बार कोशिश की जी कि कर पाए, परंतु उतना आनंद और उतना सहयोग हमें कहीं से वाह वाह वाह। हम आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने वृक्षारोपण और अन्य सामाजिक कार्य के साथ साथ आपने सैकड़ों बार रक्तदान भी किया है, उस अनुभव को भी रक्तदान की शुरुआत मेरी हुई दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हम लोग गए जी। एक मेरे मित्र हैं शिशुपाल चौहान, वो संघ से जुड़े हुए थे, संघ की जो जी गतिविधियां उसमें जाया करते थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि भी चल अरविंद ब्लड डोनेशन करके आया। उससे पहले मैंने कभी किया नहीं था जी। तो मैंने कहा यार क्यों कहाँ फंसा रहा है तो इन संघियों के बीच में कह रहा नहीं तो चल अच्छा लगेगा। गए जी, हमने पहली बार ब्लड डोनेशन किया जी। पर ये मानिए कि उस वक्त ही जो सुकून मिला जी, वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद रेगुलर हम लोग हर तीसरे महीने चौथे महीने साल में 2 बार 3 बार ऐसे कर करके कर दिए। 86 से अब तक लेके जब तक हृदयघात नहीं हुआ था तब तक मैं 102 बार दे चुका। क्या बात है, क्या बात और है। अगर आगे ईश्वर ने चाहा तो ये कंटिन्यू रहेगा जब तक सरकार मुझे अलाउ करेगी या डॉक्टर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत साधुवाद आपको, बहुत सराहनीय कार्य है ये। नहीं, जो प्रभु ने एक रास्ता दिया है कि बेटा इस पे चलते रहो, और इस बात का संतोष है कि ईमानदारी से चल पा रहे हैं। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब हम आगे चलते हैं, जैसा कि आपके नेतृत्व में और आपके सानिध्य में एक संस्था जिसका नाम है गंतव्य, उसे आप चलाते हैं, उसमें बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। संस्था खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या क्या गतिविधियां आपकी रही? किसी भी काम को करने के लिए लोगों को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है, और लोगों को जोड़ने का सबसे जो अच्छा माध्यम है वो एक संस्था का निर्माण करना होता है जी। 1990 में गंतव्य नाम की संस्था हम लोगों ने बनाई। उस वक्त किरण बेदी जी दिल्ली के अंदर थी और उन्होंने नवज्योति नाम की एक संस्था बना रखी थी जो कि ड्रग एडिक्शन और इस सब के लिए काम करते थे जी। तो हम लोगों ने उनके साथ मिलजुल के काम करना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का काम करता देख के तो उन्होंने मेरे को स्टूडेंट विंग का इंचार्ज इसके अंदर बनाया जी कि भाई आप भी जो दिल्ली के 52 कॉलेज हुआ करते थे दिल्ली विश्वविद्यालय, हम लोगों ने जगह जगह जाकर सेमिनार्स किए, लोगों को पदयात्राएं करी, और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पहला जो रॉक शो है वो हम लोगों ने अरेंज किया था। वाह। जिसमें कि नो टू ड्रग्स करके जी से नो टू जी ड्रग्स जी 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 चलाया। ये बात मैं बता रहा हूँ 89-90 की बात जी। फिर 92 में उन्होंने मेरे को ऑल इंडिया का इंचार्ज के लिए बनाया। तो तब तक जो बाकी जो साथी हैं उनको जोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ तो जोड़ने का उतना वो नहीं जी जी जी। तो गंतव्य बनाया। गंतव्य में हम लोगों ने दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, क्योंकि जब छात्र नेता था तो सब जगह के लोग जी जी जी, तो एक एडिशनल पोस्ट उनको दी गई और काम कराने के लिए। वाह 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 वाह। और क्योंकि काम मैंने 1988 में करना शुरू कर दिया था जी। हालांकि पढ़े लिखे परिवार में थे, मेरे बड़े भाई सब प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में ही थे वो जी। पिताजी शिक्षक ही थे, वो हेडमास्टर रिटायर हुए जी। तो उन लोगों का भरपूर सहयोग मेरे को वाकई तो तय ये हुआ था, क्योंकि 86 में भी जब कॉलेज पहुंचा था तो यही सहयोग उनका था कि भाई गाड़ी भी दे दी और पैसे भी दे दिए जी जी जी। तो वो चीज़ें चलती चली गई। बहुत अच्छे। और संगठन का निर्माण बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब आप जो है विश्व आयुर्वेदिक परिषद के सलाहकार रहे हैं, आपका इस क्षेत्र में क्या योगदान रहा? मैं थोड़ा सा फिर बाद में पीछे जाना पड़ेगा जी जी जी। छात्र नेता रहने के लिए आपको शिक्षा में रहना जरूरी होता है जी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में आ गए, तो हर वक्त जो है अटैची बंदी रहती थी जी। तो इधर जाना उधर जाना, तो वैद्य विशारद किया मैंने, फिर आयुर्वेद रत्न किया। तो ये करते करते मुलाकात हुई, डॉक्टर एस.एन. पांडे जी हैं, आप मुलाकात हुई है जी जी। तो वो इसके परिषद के वो थे, विश्व आयुर्वेदिक परिषद के
अध्यक्ष नहीं थे, उपाध्यक्ष थे जी। अध्यक्ष दूसरे थे, अभी मेरा नाम स्लिप हो रहा है, मैं उनका भी बताता हूँ। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि मैं अरविंद कर तो तने रखा है, इसमें करके देखते हैं, नए लोग हैं, जोड़ने की क्षमता है ही, तो जी काम जी करना शुरू कर दे। तो उन्होंने सलाहकार उसमें बनाया, तो हम लोगों ने कई सेमिनार देश भर के अंदर सबके लिए किए। वाह। जितने लोग भी, जैसे तिबिया कॉलेज में BAMS होती थी, और दयानंद रोहतक MDU में वहाँ से होता था, तो काफ़ी सेमिनार। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, हम आगे ये जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे जीवन में कार्य किए और जीवन अभी बड़ा है और बहुत सारे कार्य करेंगे, लेकिन अब तक जो कार्य किए हुए हैं आपने, उसमें सबसे गहरा प्रभाव आपके जीवन पर किस कार्य ने डाला? सबसे गहरा तो वृक्षारोपण का ही है जी, जो मैं कुल मिला के मानूंगा जी, जो मेरे अपने मन का काम है जी, जो मेरी माँ ने मेरे मन में लो लगाई थी जी। तो मेरा मानना आज भी ये है कि आज भी मैं, अगर मेरे को अवसर मिलता है, कहीं भी कोई मेरे को ये कह दे कि भैया वहाँ पेड़ लगाना, तो मैं सारे काम छोड़ के वहाँ भाग। क्या बात है। और उसके फायदे भी होते हैं। अगर आपको खुद भी ध्यान हो तो ट्रू मीडिया ने मुझे 4 साल पहले सम्मानित भी किया था इसी काम जी जी। तो आपने अगर सम्मानित किया तो ऐसे तो किया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं जी जी। तो उसका वही उसी ने इतने सारे सम्मान, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ 250-300 सम्मान सभी। वाह वाह वाह। तो उसका कारण वो यही है कि जो एक लॉ चल रही है, जब तक ईश्वर चलाए रखेगा। वाकई वाकई। डॉक्टर साहब, हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न करेंगे कि आप अपने मन से और शरीर से बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, उन सारे सामाजिक कार्यों को देखते हुए कोई लगता है कि आपको कोई ऐसा कोना रह गया कि वो कार्य भी करना है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब कभी भविष्य में कोई चीज ऐसी आएगी कि लगेगा कि ये रह गया करने का, उसे भी मैं करूँगा, क्योंकि आधे अधूरे मन से मैं कोई काम नहीं करता। वाकई। और कभी कर भी नहीं पाया आज तक। किसी ने जबरदस्ती कोई काम कराने की कोशिश करी, मैं उसे ना कहना पसंद करता हूँ, बजाय कि आपका चेहरा देखा आपने मेरे को ये काम का और मेरा मन नहीं है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। वाह वाह वाह। ईश्वर ने प्रेरणा देनी है किसी काम को करने की, अगर वो सतत रूप से कर पाया तो करूँगा। आज तक अभी ये इस तरह के मूल्यांकन मैंने अपने आप का नहीं किया कि ये रह गया, ये कर जी, जो मिलता गया चलते गए। वाह वाह वाह। आपने अपने बेशकीमती समय से ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।